वेलकम टू वी क्लासेस गाइस। दोस्तों आज हम लोग झारखंड एक्साइज कांस्टेबल के लिए जनरल नॉलेज का क्वेश्चंस करने वाले हैं और ये दोस्तों 40 क्वेश्चंस होगा जो आपके एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस होगा। ठीक है, तो आपके एग्जामिनेशंस में 40 क्वेश्चंस पूछने वाले हैं और ये दोस्तों मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले हमने बहुत सारी सीरीज़ को कंप्लीट करी है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आपके एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन यहाँ से देखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, और दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो है इस बार आपकी फ़िज़िकल बहुत जल्द लेने वाली है गवर्नमेंट, और इस बार पक्का है दोस्तों कि फ़िज़िकल ले ली जाएगी क्योंकि गवर्नमेंट का आखिरी कार्यकाल है। तो इस बार दोस्तों आप निश्चिंत रहो कि इस बार श्योर शॉट जो है दोस्तों आपकी फ़िज़िकल लेने वाली है। तो फिजिकल विद इन 15 डेज़ में दोस्तों क्लियर हो जाएगा कि दोस्तों आपकी जो है दोस्तों रनिंग कब होनी है। ठीक है, 15 डेज़ के अंदर में। तो इसके साथ दोस्तों फिजिकल के साथ साथ आप जो स्टडी पे फोकस रखो दोस्तों, क्योंकि फिजिकल तो हो जाएगी आपसे, आपको पता होना चाहिए, आपको पता है कि फिजिकल आपसे हो जाएगी, तो स्टडी पे आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो विथ एक्सप्लेनेशंस क्लासेस को कवर करते हैं जहाँ पे दोस्तों और भी एक्स्ट्रा गेन करते हो क्वेश्चंस को। ठीक है, तो सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करो। जो अब आप नए हो दोस्तों इस चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलो तो हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं विदाउट लेट। ठीक है, सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि निपोन किसका नया नाम है। निपोन किसका नया नाम है? तो देखो जापान के लिए यूज़ होने वाले ये जापानी शब्द है। ठीक है, तो जापान के लिए यूज़ किया जाता है निपोन, और दोस्तों इसको निपोन को एक और नाम से बोला जाता है, निहॉन बोला जाता है। ठीक है, निहॉन। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों जापान को क्या बोलते हैं? जापान को दोस्तों उगते सूर्य की भूमि बोलते हैं। ठीक है, उगते सूर्य की भूमि भी बोलते हैं जापान को। ठीक है, इस तरीके से ध्यान में रखना है। और देखो इसका जो है निहॉन का जो उच्चारण होता है ना, निपोन का मतलब ही होता है दोस्तों कि सूर्योदय। ठीक है, सूर्योदय। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है और भी क्वेश्चन हम लोग गेन करते आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन पे। तो निम्नलिखित में से किस आयोग के लिए भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया है? ठीक है, किस आयोग के लिए भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया है? तो ये दोस्तों ये जो है योजना आयोग। ठीक है, थर्ड ऑप्शन देख सकते हो। देखो भारत सरकार का योजना आयोग जो है दोस्तों भारत सरकार की एक संस्था है। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशंस है जिसका प्रमुख कार्य होता है दोस्तों पंचवर्षीय योजनाएं बनाना। ठीक है, पंचवर्षीय योजनाएं बनाना, 5 ईयर प्लान बनाना, ये इनका काम है। ठीक है, तो ये भारत सरकार की प्रमुख स्वतंत्र संस्थाओं में से एक है दोस्तों, और इसके अस्तित्व का कोई संविधान आधार नहीं है। 1950 में दोस्तों जो है 1950 में कार्यपालिका के एक संकल्प द्वारा योजना आयोग की स्थापना करी गई थी। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना था। चलो अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसमें है दोस्तों कि किस सुल्तान को खलीफा से समान वस्त्र प्राप्त हुआ था? ठीक है, तो देखो ये जो है दोस्तों कि दिल्ली की सुल्तानों में जो है इल्तुतमिश में ही था जिसे सर्वप्रथम बगदाद के खलीफा से सम्मान वस्त्र प्राप्त हुआ था। तो इल्तुतमिश में आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और बस इससे इतना ही। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखो चौथा क्वेश्चन आपसे पूछता है कि दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी रेखा दो देशों के बीच सीमांकन रेखा नहीं होती? तो देखो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर के बीचों बीच 180 डिग्री देशांतर पर उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई है। ठीक है, और देखो इसमें जो है होता है दोस्तों जब कोई जलयान पश्चिमी दिशा में यात्रा करता है तो उसकी तिथि में एक दिन जोड़ दिया जाता है, और यदि वह पूर्व की ओर यात्रा करता है तो एक दिन घटा दिया जाता है। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ जो है आपका फर्स्ट ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा। ठीक है, इस तरीके से ध्यान में रखना है। चलो बात कर लेते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा विनिर्दिष्ट है? ठीक है, विनिर्दिष्ट है मतलब कि, तो इसका जो देखो राइट आंसर रहने वाला है वो सेकेंड ऑप्शन रहने वाला है अंग्रेजी। देखो इसमें जो है 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा दोस्तों मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख है। आपको पता ना होना चाहिए कि दोस्तों 22 भाषाएं हैं, तो इनका उल्लेख है। इसमें जो होते हैं दोस्तों असमिया, बांग्ला, गुजराती। ठीक है, असमिया, बांग्ला, गुजराती, मैं ऐसे बोल देता हूँ, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मराठी, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ठीक है, लेकिन दोस्तों में इंग्लिश में जो है दोस्तों निर्दिष्ट किया नहीं जाता है, ऐड नहीं करते। 22 भाषाओं में से अंग्रेजी को नहीं लिया गया है, वो पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन में कि कौन सा दोस्तों 22 भाषाओं में से नहीं है, तो वो अंग्रेजी है। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना था।
अब बात करते हैं 6 क्वेश्चन की। तो जर्मनी की सहायता से निम्न में से किस इस्पात कारखाने की शुरुआत करी गई थी? तो उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले के राउरकेला में स्थित राउरकेला इस्पात संयंत्र को दोस्तों राउरकेला, यहाँ जो आप देख रहे हो राउरकेला इस्पात संयंत्र को दोस्तों 1955 में पश्चिमी जर्मनी की मदद से स्थापित किया गया था। 1955 में पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से दोस्तों इसको स्थापित करी गई थी। इतनी सी बात आपको ध्यान रखना है। चलो बात करते हैं 7 क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर है? ठीक है, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर दो तरीके होते हैं। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स जो होते हैं दोस्तों, दो तरीके के होते हैं टैक्सेस, आपको पता होना चाहिए। तो इसमें पूछ रहा है कि दोस्तों इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा है? अप्रत्यक्ष टैक्स। ठीक है, तो देखो वह कर जिसे, ये क्या होता है अप्रत्यक्ष कर, क्या होता है दोस्तों? ठीक है, देखो वह कर जिसे सीधे जनता से नहीं लिया जाता किंतु जिसका बोझ प्रकारांतरण से उसी पर पड़ता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर कहलाते हैं देश में दोस्तों तैयार किए गए वस्तुओं पर लगने वाला उत्पादन शुल्क, आयात या निर्यात के लिए जाने वाले वस्तुओं पर लगने वाले सीमा शुल्क आदि अप्रत्यक्ष रूप है। ठीक है, सीमा शुल्क भी आपको याद रखना है दोस्तों, ये क्या है? अप्रत्यक्ष शुल्क है, मतलब कर है, टैक्सेस है। ठीक है, तो आई होप कि दोस्तों आप समझ गए होंगे। सेकेंड ऑप्शन में भी राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन उत्पादन शुल्क। ठीक है, ये अप्रत्यक्ष कर है। चलो अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो विच्छेदक नदी के घुमाव में बनी झील को क्या कहते हैं? ठीक है, तो देखो ऑक्सबो झील। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो ऑक्सबो झील दोस्तों एक यू आकार की झील होती है जिसका निर्माण विच्छेदक नदी के घुमाव से होता है। ठीक है, तो इस प्रकार की झील के विशिष्ट घुमावदार आकृति के कारण इसे ऑक्सबो झील कहा जाता है। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना था और कुछ नहीं है। देखो बात करते हैं 9 क्वेश्चन की। तो झील अथवा तालाब के सतह जल पर पादप्लवक के तेजी से बढ़ने वाले पुंज को क्या कहते हैं? ठीक है, तो देखो 9th का जो फर्स्ट ऑप्शन देख सकते हो सुपोषण कहते हैं। ठीक है, तो देखो दोस्तों यूट्रोफिकेशन पारिस्थितिकी तंत्र में रासायनिक पोषक तत्वों का बढ़ना है, खासकर से यौगिक पदार्थ जिनमें नाइट्रोजन और फास्फोरस होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन और फास्फोरस होते हैं। इस तरीके से आपको ध्यान रखना था। 10 क्वेश्चन की बात करें तो देखो पोत भंजक उद्योग में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है पोत भंजक में? ठीक है, तो दोस्तों थर्ड ऑप्शन देखते हो गुजरात। ठीक है, तो भारत के पश्चिमी तट गुजरात से विशेषतः पोत भंजक उद्योग काफ़ी विस्तृत और महत्वपूर्ण उद्योग है। गुजरात राज्य में दोस्तों सबसे लंबी समुद्री तट के कारण इस उद्योग का परस्पर विकास संभव हुआ है। ठीक है, तो देखो गुजरात का एक छोटा गांव है। ठीक है, छोटा सा शहर है अलंग आपको याद रखना है, कभी कभी जगह भी पूछ देते हैं। तो दोस्तों गुजरात का एक छोटा सा शहर अलंग है जिसमें दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा पोतभंजक यार्ड है। ठीक है, पोतभंजक यार्ड दोस्तों आपको याद रखना है। ओके, चलो अब बात कर लेते हैं। तो इसका राइट आंसर आपको पता होना चाहिए, थर्ड ऑप्शन गुजरात। ठीक है, अब एक 11th की बात करते हैं। तो शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सबको पता होना चाहिए दोस्तों, ये कर्नाटक में स्थित है। तो शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक के मांड्य जिले में कावेरी नदी पे स्थित है। तो आपसे पूछ भी सकता है कौन से नदी पे स्थित है? तो कावेरी नदी। जगह के भी पूछ सकता है, तो मांड्य जिला आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर्नाटक हो जाएगा आंसर। अब बात कर लेते हैं कि सेंट जॉर्ज किला कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये जो है दोस्तों ये चेन्नई में स्थित है। फोर्ट सेंट जॉर्ज भारत में अंग्रेज़ों का प्रथम किला था जिसकी स्थापना कब करी गई थी दोस्तों? 1644 में करी गई थी। जो मद्रास आधुनिक शहर है चेन्नई के तटीय शहर में की गई थी। ठीक है, देखो वर्तमान में जो है दोस्तों इस किले में तमिलनाडु विधानसभा और अन्य आधिकारिक भवन स्थित हैं। यह किला एक प्रकार से आधार स्तंभ है जिसके आसपास मद्रास के महानगरीय शहरों का विकास हुआ है। ठीक है, इतनी सी बात ध्यान रखनी है। चलो बात कर लेते हैं 13 क्वेश्चंस की। तो महात्मा गांधी की विश्व में सबसे लंबी मूर्ति कहाँ स्थित है? महात्मा गांधी का बताना है। ठीक है आपको, तो देखो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फरवरी 2013 में राज्य की राजधानी पटना में महात्मा गांधी की सबसे लंबी मूर्ति का अनावरण किया है। यह मूर्ति दोस्तों पटना स्थित गांधी मैदान के निकट स्थित है। इस मूर्ति की कुल लंबाई तो है दोस्तों 72 फीट। तो 72 फीट भी पूछ सकते हैं, जगह भी पूछ सकते हैं पटना। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन भी।
तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जो है कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से क्या है। तो देखो सम्राट अशोक के शिलालेख 13 में दोस्तों हमें कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है। इस शिलालेख के अनुसार दोस्तों इस युद्ध में हुए नरसंहार से अशोक को काफ़ी पश्चाताप हुआ, जिस कारण वे बौद्ध धर्म के प्रति आकृष्ट हुए और इसे अपनाया। ठीक है, तो 13 आपको याद रखना है शिलालेख। तो कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, तो 4th ऑप्शन रहने वाला है राइट आंसर। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो देखो गांधी जी की न्यासीता की अवधारणा आपको बताना है। ठीक है, गांधी जी की न्यासीता की अवधारणा क्या है दोस्तों। ठीक है, तो देखो सेकेंड ऑप्शन देख सकते हो, इसमें पूंजीवादी समाज को समतावादी समाज में रूपांतरित करती है। ठीक है, तो देखो इस सिद्धांत की समीक्षा करने पर यह दिखाता है कि इस अवधारणा का मुख्य लक्ष्य पूंजीवादी समाज को समतावादी समाज में रूपांतरित करना था। ठीक है, पूंजीवादी समाज को समतावादी समाज में रूपांतरित करना था। ठीक है, बी ऑप्शन बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब चलो बात कर लेते हैं 16 क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित में से किस राज्य ने नीम वृक्ष को राज्य वृक्ष अंगीकार किया हुआ है। नीम का जो वृक्ष है वो राज्य वृक्ष अंगीकार किया हुआ है। कौन सा ये स्टेट है दोस्तों, तो स्टेट रहने वाला है ये आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो देखो मरगोसा, देखो नीम को बोलते हैं मरगोसा। ठीक है, तो देखो मरगोसा भारत के आंध्र प्रदेश का राज्य वृक्ष है। महाराष्ट्र का राज्य वृक्ष आम है। केरल का नारियल, देखो मैं बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि जो है नारियल राज्य महाराष्ट्र की बात करें, देखो महाराष्ट्र की बात करें तो ये जो है राजकीय जो वृक्ष है दोस्तों वो कौन सा रहने वाला है, तो महाराष्ट्र का जो है आपका आम रहना था, आम है। और अगर आपको केरल का पूछा जाए तो नारियल है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी नारियल के पेड़ भी मिलती हैं। ठीक है, तो नारियल रख लिया हुआ है। और तमिलनाडु की बात करें दोस्तों, तो ताड़। ठीक है, ताड़ है। आंध्र प्रदेश तो नीम हो ही गया दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ जो है दोस्तों 4th ऑप्शन बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो 17 क्वेश्चन है, समोच्च रेखा समान डैश के स्थलों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा है। ठीक है, तो भूगोल के क्षेत्र में दोस्तों समोच्च रेखा समान ऊंचाई वाले स्थानों को जोड़ती है। इस संदर्भ में ऊंचाई का आकलन समुद्र तल से किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों वो उच्चता। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखना है। बात करते हैं 18 का। तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण का अध्यक्ष कौन है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण का अध्यक्ष कौन सा रहने वाला है, तो ये जो है सेकेंड ऑप्शन देख सकते हो, न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार। ठीक है, चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जिसने खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में भी रहना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा ने फरवरी 2013 में दोस्तों फरवरी 2013 में सर्वसम्मति से खाद्य सुरक्षा अधिनियम को मंजूरी दी थी। ठीक है, तो इस प्रकार का अधिनियम लाने वाला छत्तीसगढ़ भारत का पहला राज्य बना था। छत्तीसगढ़ जो है दोस्तों भारत का पहला राज्य बना था, फर्स्ट स्टेट। ठीक है, और छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम में लगभग 42 लाख गरीब परिवारों को मात्र 1 रुपये और 2 रुपये किलो में हर महीने 35 किलो चावल के साथ राशन कार्ड पर पौष्टिकता की दृष्टि से 2 किलो निःशुल्क आयोडीन नमक देने का प्रावधान है। तो इतनी सी बात ध्यान रखनी है। चलो बात कर लेते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसरों का प्रावधान है। ठीक है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 में दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में सार्वजनिक रोजगार के संबंध में अवसर की समानता की गारंटी देता है। यह अनुच्छेद राज्य को किसी के भी खिलाफ केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान या इनमें से किसी एक के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है। तो 16 आपको याद रखना है, सेकेंड ऑप्शन भी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब चलो बात करते हैं कि बलुई पत्थर किस में रूपांतरित हो जाता है। तो देखो यहाँ पे जो है दोस्तों थर्ड ऑप्शन देख सकते हो। ठीक है, क्वार्ट्ज। तो दोस्तों क्वार्ट्जाइड एक दानेदार कार्यांतरिक शैल है। ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक है दोस्तों। ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक है, ओके, जो बहुत उत्तम क्वालिटी के क्वार्ट्ज से बनी होती है। ठीक है,
तो इससे बस इतना ही ध्यान में रखना है। चलो बात करते हैं 22 क्वेश्चन की। तो व्यवसाय पर कर की वसूली किसके द्वारा की जा सकती है? व्यवसाय पर दोस्तों वसूली जो है दोस्तों किसके द्वारा की जाती है? इन्हीं में से 4 ऑप्शन में से, ठीक है। तो आई होप कि दोस्तों ये जो है फर्स्ट ऑप्शन देख सकते हो, ठीक है, केवल राज्य सरकार द्वारा, ठीक है। तो व्यवसायों पर जो कर वसूल सकता है वो केवल राज्य सरकार वसूल सकता है, ठीक है। तो भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुरूप करों व शुल्कों को लगाने का अधिकार सरकार के तीनों स्तरों को प्रदान किया गया है। केंद्र सरकार जिन करों व ड्यूटीज़ को लगा सकती है वे हैं आयकर, ठीक है, आयकर, सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद, ठीक है। जो सेंटर लगा सकता है दोस्तों वो आयकर, सीमा शुल्क, इन सब चीज़ों पे दोस्तों ये जो है कर वसूली कर सकता है। चलो बात कर लेते हैं 23 क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से क्या लोकतांत्रिक स्थिति के प्रतिकूल है? प्रतिकूल, तो ये जो है फर्स्ट ऑप्शन देखो, तानाशाही या अधिनायकवाद उस शासन प्रणाली को कहते हैं जिसमें कोई व्यक्ति विद्यमान नियमों की अनदेखी करते हुए शक्ति के बल से शासन करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखो, तानाशाही यूज़ करते हैं, इसको लोकतांत्रिक स्थिति के प्रतिकूल है। चलो बात करते हैं कि निम्नलिखित में से क्या पूंजी का कार्य नहीं है? ठीक है, पूंजी का कार्य नहीं है, इनमें से आपको बताना है। तो देखो पूंजी के निम्नलिखित कार्य होता है, देखो विनिमय का माध्यम, मूल्य का उपाय, ठीक है, विनिमय का माध्यम, मूल्य का उपाय, ठीक है, मूल्य का उपाय, स्थगित भुगतान, मूल्य का संग्रह, मूल्य का स्थानांतरण, राष्ट्रीय आय का वितरण, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं दोस्तों इसके लिए नकदी मानक स्वरूप कार्य करना, कीमत स्थिरीकरण मौद्रिक नीति का कार्य होता है, ठीक है। तो 24 का थर्ड ऑप्शन देख सकते हो, ठीक है, कीमत स्थिरीकरण, ठीक है। चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो 25 क्वेश्चन है कि नीलगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं दोस्तों किस स्टेट में स्थित है, आपको ये बताना है। तो आई होप कि दोस्तों ये जो है तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि नीलगिरी या नीले पर्वतों, नीलगिरी को दोस्तों नीले पर्वतों के नाम से भी जाना जाता है। वो प्रायः पहाड़ियों की रानी कहा जाता है। यह भारत के दक्षिणी राज्यों तमिलनाडु और केरल में विस्तृत पर्वतों की एक विस्तृत श्रृंखला है। तमिलनाडु का नीलगिरी जिला इन्हें पर्वतों में स्थित है। तो जो जिला है दोस्तों तमिलनाडु, ये नीलगिरी की पहाड़ियों में ही स्थित है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलो अब बात कर लेते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? तो देखो फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पे, आप देख सकते हो कि ऐसा देश जिसमें कोई आयात एवं निर्यात ना हो, ठीक है। तो उस अर्थव्यवस्था को बंद या परिबंध अर्थव्यवस्था कहते हैं जिसमें बाहरी अर्थव्यवस्थाओं के साथ कोई संपर्क या गतिविधि नहीं किया जाता, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो गंधार किला, ठीक है, गंधार किला किसके अधीन फली फूली, ठीक है। देखो फर्स्ट ऑप्शन देख सकते हो, कुषाण काल, ठीक है। तो गंधार काल दोस्तों, गंधार कला पर प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय कला है जो कुषाण वंश के काल में पराकाष्ठा बर्त किया गया था। इस शैली की सिस्टम रचनाएं 50 से 150 ईस्वी के मध्य की मानी जाती है। ये जो है कार्यकाल इसकी 50 से 150 ईस्वी मानी जाती है। इसके दरमियान दोस्तों, इसके मध्य जो है दोस्तों मानी जाती है, ठीक है। तो कुषाण शासक कनिष्क के काल में गंधार कला का विकास बड़ी तेजी से हुआ था। तो पूछ सकता है कि कौन से शासक के रहते हुए दोस्तों गंधार कला का विकास हुआ था? तो ये कनिष्क आपको याद रखना है, ठीक है। अब चलो बात करते हैं कि जहाँ कोई कानून नहीं होता वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं होती, यह किसने कहा था? तो 28 का फोर्थ ऑप्शन देख सकते हो, ठीक है, लॉक, ठीक है। तो दोस्तों जॉन लॉक ने अपनी नागरिक सरकार का दूसरा निबंध के 6ठे अध्याय में यह कहा कि जहाँ कोई कानून नहीं होता वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं होती है, ठीक है। तो जॉन लॉक आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। चलो बात करते हैं 29 क्वेश्चन की। तो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस के बारे में दोस्तों बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। बाकी सब सही है, एक वर्ड एक लाइन है, एक ऑप्शन है जो वो गलत है इनके लिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हो, वह सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति करते हैं, तो ये गलत है। बाकी दोस्तों भारत के मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति की पद शपथ दिलाते हैं। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ रिक्त हो जाते हैं तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करते हैं, ये भी सही है। और फोर्थ ऑप्शन भी सही है, दैट मीन्स जो गलत रहने वाला है वो सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। तो चलो बात कर लेते हैं 30 क्वेश्चन पे आते हैं।
तो इसमें दोस्तों कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंध है। ठीक है, तो थर्ड देखो यहाँ तो जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के कौन से भाग में है दोस्तों, तो भाग 4 में है। पहली बात तो ये है। ठीक है, और आपसे अगर पूछा जाए कि अनुच्छेद पूछा जाता है तो अनुच्छेद जो है दोस्तों आर्टिकल की बात करें तो 36 से 51 है, 36 से 51 में उल्लेखित है, ये सबको पता है। ठीक है, तो इसकी प्रेरणा दोस्तों आयरलैंड के संविधान से ली गई है। कहाँ से ली गई है, तो आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, तो यहाँ 3 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं दोस्तों। कौन से पार्ट में है, तो पार्ट 4 में है। तो आर्टिकल कितने में है, 36 से 51 है। कहाँ से ली गई है, तो आयरलैंड से ली गई है। ठीक है, इस तरीके ध्यान में रखना है। और ये पूछे जाते हैं, डीपीएसपी से क्वेश्चन पूछते हैं। देखो, भारत के संविधान का 44वां संशोधन मौलिक अधिकारों की श्रेणी में से निम्न में से किस अधिकार को हटाता है, तो 31 का थर्ड ऑप्शन संपत्ति का आधार। ठीक है, तो देखो भारत के संविधान का 44वां, ठीक है, 44th अमेंडमेंट मौलिक अधिकारों की श्रेणी में से संपत्ति का अधिकार को हटाता है। यह संशोधन 1978 ईस्वी में हुआ था। संशोधन कब करी गई थी, अमेंडमेंट कब करी थी, 1978 में। इस बात ध्यान रखनी है। अब चलो बात कर लेते हैं 32 क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का तेल क्षेत्र सबसे प्राचीन है और अभी भी तेल उत्पादन नहीं करता है। ठीक है, तो देखो ऊपरी असम के डिब्रूगढ़ जिले में तिपाम पहाड़ियों के उत्तर पूर्व में स्थित डिम्रोई भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र है। ये दोस्तों 1901 में, याद रखना है दोस्तों कि जो है वो 1901 में 1901 में दोस्तों भारत की पहली तेल रिफाइनरी ने यहाँ कार्य करना शुरू किया था। ठीक है, तो सबसे पुराना तेल कुआं दोस्तों याद रखना है डिगबोई में है। ठीक है, तो यहाँ दोस्तों सेकेंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो बात कर लेते हैं 33 क्वेश्चन की। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के ठीक पहले भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, ऐसा पूछता है। तो आपको जो है भारतीय प्रधानमंत्री की जो कार्यकाल है दोस्तों, प्रेसिडेंट का जो कार्यकाल है, सीएम जो आप स्टेट का एग्जाम दे रहे हो उसका कार्यकाल है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो 33 का जो राइट आंसर रहने वाला है, देखो डॉक्टर मनमोहन सिंह से ठीक पहले भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, ये सबको पता होना चाहिए दोस्तों। ये अटल बिहारी वाजपेयी थे। ठीक है, और इनका कार्यकाल कब से कब था दोस्तों, तो 1998 से 2004, 1998 से 2004 रहा था अटल बिहारी वाजपेयी जी का। ठीक है, तो बीजेपी से थे ये। चलो बात करते हैं 34 क्वेश्चन की। तो जापान की संसद को किस रूप में जाना जाता है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है और बार बार पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो हमने दोस्तों प्रीवियस प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रखा हुआ है, तो बहुत सारे एग्जामिनेशंस पहले हुए हैं दोस्तों, वहाँ से भी ये क्वेश्चंस लिया हुआ है। तो डोंट वरी अबाउट इट दोस्तों, बहुत सारी क्वेश्चंस आप यहाँ से गेन करने वाले हो और आई होप कि दोस्तों आपने किया होगा। तो देखो ये जो है दोस्तों जापान की संसद को डाइट के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जापान की संसद को किस रूप में, डाइट के रूप में जाना जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन भी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात करते हैं 35 क्वेश्चन की। तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों, तो ये जो है उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। वह दोस्तों जो है राज्यसभा के अधिवेशनों, जो सत्र बोलते हैं, अधिवेशन सत्रों की अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, तो इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी थी। चलो बात कर लेते हैं। और दोस्तों आई होप कि अभी जो है अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चंस देखे हैं दोस्तों, आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे डेली, तो आपको पता होगा दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। और ये दोस्तों कुछ मॉडरेट क्वेश्चंस भी रखा हुआ था, तो ऐसे क्वेश्चंस पे मत जाओ। इससे भी जो है ये जो क्वेश्चन का पैटर्न है दोस्तों, ये मॉडरेट है, लेकिन आपको दोस्तों इजी क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जामिनेशंस में, याद रखना। ठीक है, अब चलो बात करते हैं कि गढ़वाल वंशीय शासकों द्वारा बिहार में तुरुस्क दंड की वसूली की चर्चा एक अभिलेख में मिलती है, इसकी प्राप्ति कहाँ से हुई है। ठीक है, तो देखो 36 का राइट आंसर कौन सा रहने वाला है। देखो गढ़वाल वंश के शासक गोविंद चंद्र, ठीक है, गोविंद चंद्र के मुंगेर तामपत्र में तुरुस्कंदंग नामक एक की चर्चा मिलती है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है आपको याद रखना है, थर्ड ऑप्शन देख सकते हो मुंगेर में। ठीक है, मुंगेर याद रखना है। अब यहाँ आता है दोस्तों फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या कुछ भी आपसे दे सकता है फुल फॉर्म। जैसे कि यहाँ पे एनसीईआरटी का फुल फॉर्म आपको बताना है। ठीक है, तो इसका क्या होता है दोस्तों,
तो इसका जो है वो ये सेकेंड ऑप्शन, तो नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये क्या होता है, एनसीईआरटी का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन will भी राइट आंसर उस क्वेश्चन। अब बात करते हैं क्वेश्चन की, तो जहांगीर का समकालीन वह इतिहासकार जिसने बिहार के पटना में अपनी प्रसिद्ध ग्रंथ जो है दोस्तों दबिस्तान मज़ाहिब की रचना की। ठीक है, तो इसका जो है दोस्तों देखो, जहांगीर के समकालीन इतिहासकार जो दोस्तों मोहसिन फ़ानी ने पटना में दोस्तों अपनी प्रसिद्ध ग्रंथ दबिस्तान महाजिब की रचना की। इस पुस्तक में दोस्तों अलग अलग धर्मों का तुलनात्मक वर्णन मिलता है। ठीक है, तो आप ये थर्ड ऑप्शन देख सकते हो, मोहसिन फ़ानी। ठीक है, अब चलो बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ जो है दोस्तों कि विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है, विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है, ये दोस्तों स्टैटिक जीके में भी आ जाती है, स्टैटिक जीके में भी आ जाती है। तो जनरल नॉलेज और स्टैटिक जीके एक साथ कवर होते हैं, आपको अलग अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, अलग से आप खुद आप स्टडी कर सकते हो। लेकिन जो है दोस्तों हमने रखा हुआ है वो स्टैटिक जीके प्लस जनरल नॉलेज जो है दोस्तों दोनों हमने मेंशन करके रखा हुआ है। ठीक है, तो विष्णुपद मंदिर की बात करें दोस्तों, ये जो है गया में स्थित है। ठीक है, तो विष्णुपद मंदिर बिहार के गया में स्थित है। इसका निर्माण दोस्तों रानी अहिल्याबाई ने 1787 में 1787 में दोस्तों करवाया था। ठीक है, कौन, रानी अहिल्याबाई। ठीक है, अब चलो बात कर लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो है दोस्तों इसरो, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है दोस्तों, ये कहाँ पे स्थित है। ये क्वेश्चन बार बार पूछ जाते हैं, इसरो से बहुत बार क्वेश्चन पूछ जाते हैं, या तो हेडक्वार्टर पूछ देता है या चेयरमैन पूछ देता है। ठीक है, या तो फिर कहाँ स्थित है स्टेट पूछ देता है। ठीक है, तो 3-4 चीज़ें ऐसी हैं दोस्तों जो इसरो से संबंधित आपको याद रखना है, वो क्लियर हो जाते हैं, 1 नंबर आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें जो है दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो है दोस्तों बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है, बेंगलुरु में स्थित है। और इसकी स्थापना कब करी गई थी दोस्तों, तो ये जो है दोस्तों 15 अगस्त 1969, ठीक है, 1969 में करी गई थी। ठीक है, इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी थी। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि आपने बहुत यहाँ सेशन में एंजॉय किया होगा दोस्तों, बहुत सारी चीज़ों को गेन करी होगी, बहुत सारी क्वेश्चन को गेन करा होगा आपने। तो यहाँ जो है दोस्तों एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन जितने भी थे वो एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन हमने रखे थे, और इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हमने कंप्लीट करा दी है, तो नहीं देखा हुआ तो ज़रूर देखना। और जो नए हैं चैनल पे दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि दोस्तों लेटेस्ट अपडेट के साथ वीडियोस भी मैं देते रहता हूं। तो आपको टेलीग्राम से भी लिंक करना ज़रूरी है, वहां पे सबसे पहले PDF और टेलीग्राम वीडियोस अपडेट डल जाती है वहां पे, तो आपको फ़ायदा ही है, तो आप टेलीग्राम से लिंक कर सकते हो। तो चलो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में लेटेस्ट अपडेट और वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।